हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय सिंह, जीएएस विजय एजुकेशन काउंसलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हम 12th क्लास की एसएसटी चला रखी है, जिसका सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर आपके 10वीं के लिए ही नहीं, जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा कि राष्ट्रवाद का अर्थ, फिर राष्ट्रवाद धीरे धीरे कैसे लोगों के मन में पैदा हुआ, तो वही क्रम चल रहा है। तो हम असहयोग आंदोलन 22 में वापस ले लिया गया, फरवरी 22 में। फिर जो प्रांतीय परिषद चुनाव थे, कुछ कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि वहाँ जाके वो अपनी मांगों को उनके सामने आसानी से उठा सके और दुनिया को बता सके कि एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो इसमें फिर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, इन्होंने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वराज्य पार्टी और एक पार्टी हमने पहले पढ़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, जस्टिस पार्टी। याद आया कुछ? मद्रास गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। फिर धीरे धीरे मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सका क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से चलाना चाहते थे। चोरी चोरा कांड 22 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होने के बाद में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फिर बीच में चुनाव, जो 1919 के एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदें गठित की गई थी उनके चुनाव, फिर स्वराज्य पार्टी। फिर अगला जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी मतलब आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी ओर जो परिस्थितियां बन रही थी वो एक नए आंदोलन के लिए तैयार हो रही थी। 22 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, वापस लेने का फैसला लिया गया, तो क्योंकि उसमें व्यापक हिंसा हो गई थी जो गांधी जी खिलाफ थे। फिर दूसरा एक उसमें था कि जो सत्याग्रही थे उनको व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, और कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्ष की वजह से थक गए थे। तो 1919 के एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदों में कुछ चुनावों में भाग लेना चाहते थे, उनका मेन मकसद था परिषद में रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना तथा ये दिखाना कि ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। फिर स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। 1920 के दशक के आखिरी सालों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो आगे की भारतीय राजनीति रेखा को निर्धारित या उनकी दिशा में बदलाव हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, यानी कि उस समय विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी थी वो 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई। 1930 में आके मतलब जो कृषि क्षेत्र था वो पूरी तरह धराशायी हो गया।
मांग गिरने लगी और निर्यात कम होने लगा। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जो सभी वर्गों के लिए कष्टदायक थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत भारी पड़ने लगा। तो ये असहयोग आंदोलन की रूपरेखा, यानी कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये एक नया आंदोलन की ओर ले जा रही हैं। तो अब है जो उधर ब्रिटेन में चुनाव हुए और एक नई सरकार का गठन हुआ। नई टोरी सरकार, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे वो टोरी सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, साइमन कमीशन का गठन किया, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते कि साइमन कमीशन वैध आयोग था कि अवैध आयोग। तो साइमन कमीशन एक वैध आयोग था। फिर नेतृत्व, यानी कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका, नोट्स का तरीका है, वही है। पहले टोरी सरकार, फिर 1928 में साइमन कमीशन का गठन जो वैध आयोग था, फिर उसका नेतृत्व किसने किया? सर जॉन साइमन ने। फिर साइमन कमीशन का गठन हुआ, वो किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था चल रही है, उसका अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये एक यहाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। हो सकता है एग्जाम में वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन और इसके बारे में सुझाव देने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? साइमन कमीशन का, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया। भारत कब आया? 1928। और इसमें एक त्रुटि थी जो सबसे बड़ी थी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य थे या नहीं, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, 7 सदस्यीय आयोग था। अब 1928 में भारत पहुंचा तो इसका विरोध हुआ। विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और इस प्रदर्शन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी ने एक साथ भाग लिया। अब इतना बवाल मच गया, तो उस टाइम में वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तब वायसराय लॉर्ड कर्जन था। फिर इरविन के काल में बहुत ज़्यादा हुआ, अपने इस चैप्टर में मैन इरविन है। तो इरविन का ध्यान रखना कि उस टाइम में तात्कालिक वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने जो दंगे, क्योंकि जगह जगह दंगे साथ हो चुके थे, उनको रोकने के लिए इरविन ने अक्टूबर 1929 को, यानी कि जो दंगे भड़क गए थे उनको रोकने के लिए अक्टूबर 1929 में एक गोलमोल घोषणा की कि कैसे भी ये शांत हो। तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स का देने का ऐलान किया। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेट अर्थ, यानी कि भारत में भारतीयों का शासन होगा, लेकिन उन पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार करेगी। तो ये एक मतलब गोलमोल आश्वासन दिया उन्होंने। और दूसरी बड़ी चीज़, इसकी कोई समय सीमा भी उन्होंने नहीं बताई। ये सब हुआ, और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई
प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर पुलिस की लाठी की चोट पड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका देहांत हो गया। अब बवाल मच रहा था, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां एक नए आंदोलन की ओर ले जा रही थी। फिर है भावी संविधान के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी कि जब इतना सब कुछ हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भावी जो संविधान भारत के लिए जो बनाया जाए उसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया। गोलमेज यानी कि राउंड, जो टेबल होती है राउंड, उसके चारों तरफ बैठते हैं, तो उसी को गोलमेज सम्मेलन का। तो वो सम्मेलन का मकसद था भावी संविधान को बारे में चर्चा करना। पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें किसी कांग्रेसी ने भाग नहीं लिया, असंतुष्ट थे, क्योंकि जो प्रस्ताव उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के लिए रखा था वो उस प्रस्ताव से कांग्रेसी असंतुष्ट थे। नेहरू और बोस और ज़्यादा आक्रामक हो गए। फिर है दिसंबर 1929 का महत्वपूर्ण लाहौर अधिवेशन, यानी कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि क्रम से चल रहा है। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इधर नेहरू बोस ज़्यादा उग्र हो गए और जो लाहौर में 1929 में जो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। आज गणतंत्र दिवस, वो उसी समय 26 जनवरी। तो लाहौर अधिवेशन हुआ। मैन ये कि ध्यान ये रखना है कि लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा प्लस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान, और इसकी अध्यक्षता, यानी कि अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। फिर लेकिन ये सब उग्र विचार से सोच रहे थे, तो महात्मा गांधी कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो शांतिपूर्ण हो। वो ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते थे जो बिल्कुल शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा सके। तो उन्हें एक सुझाव अच्छा लगा, वो था नमक, क्योंकि उस समय नमक पर कर था। नमक ही एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से सब एकजुट हो सकते थे, क्योंकि नमक अमीर गरीब सब के लिए ज़रूरी था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक कर लगा दिया। महात्मा गांधी इसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे और नमक यात्रा यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत। तो अब हमने देखा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो एक आंदोलन, जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसकी तरफ बढ़ रही है। देश को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली जो हथियार था वो नमक ही प्रतीत हुआ। फिर 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में 11 मांगे सम्मिलित थी, यानी कि एक अल्टीमेटम दिया, उसमें 11 मांगे सम्मिलित थी, जिनमें कुछ किसानों की थी, कुछ गरीबों की थी, मतलब हर तरह, जैसे अमीर गरीब सबकी मांगों को सम्मिलित करते हुए 11 मांग रखी और खत में 11 मांगों का उल्लेख किया, जो मतलब कुछ सामान्य, कुछ किसान, कुछ उद्योगपतियों के लिए, यानी कि सबको एक साथ करने के लिए उन्होंने लॉर्ड इरविन को कब
लिखा खत 31 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने ये जो मांग का प्रारूप बनाया वो सभी वर्गों को साथ लाने के लिए किया था। और वो खत था लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम देने के लिए, लेकिन उसने उस पर कोई गौर नहीं किया। उसमें ये कहा गया था कि अगर 11 मार्च तक अगर मांगे ये जो 11 मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फिर जब 11 मार्च तक कोई जवाब नहीं आया तो महात्मा गांधी ने 78 यानी कि 78 विश्वस्त वॉलेंटियर के साथ नमक यात्रा पर निकल पड़े। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने सदस्य दल था? 78। फिर दूसरा है यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम से शुरू होकर 440 किलोमीटर दूर दांडी गुजरात का तटीय क्षेत्र या तटीय कस्बे तक, यानी कि दूरी कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। अब इसमें है कि इतनी दूरी को तय करने के लिए उन्हें 24 दिन लगे, यानी कि 10 मील चलते थे और आह्वान करते थे कि अंग्रेज कानूनों का उल्लंघन को। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। असहयोग आंदोलन में मतलब था कि गवर्नमेंट को या अंग्रेज को कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में 1909 में लिखा था कि अंग्रेज जो भारत में भारतीयों के सहयोग से ही टिक गए और भारतीयों के सहयोग से ही उखड़ जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन में तो सहयोग नहीं करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि कानूनों का उल्लंघन करना, कोई भी कानून न मानना। तो दांडी यात्रा 6 अप्रैल को समाप्त हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक उबालकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से उन्होंने आह्वान किया है कि अंग्रेजों का कोई भी कानून न माने। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन, औपनिवेशिक मतलब भारतीय औपनिवेशिक गुलाम था उस टाइम, तो औपनिवेशिक कानूनों का भरपूर मतलब उल्लंघन करे। उल्लंघन मतलब साफ साफ कहा था कि कोई भी कानून न माने। जैसे किसान है वो लगान ना चुकाए और जो मतलब कॉलेज स्कूल उनमें छात्र न जाएं, तो मतलब जितने भी कानून तो थे उन कानूनों को तोड़ने के लिए आह्वान किया गया, यानी कि विनय पूर्वक किसी भी कानून को न मानना। फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक। पहला काम किया, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब यानी कि वो रास्ता जो शराब की दुकानों की तरफ जा रहा उसको रोकना, पिकेटिंग। और किसान ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया और गाँव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे देने लगे। वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान जो आदिवासी थे उनको वनों में जाने से रोका गया था।
तो इसमें उन्होंने भी उन कानूनों का उल्लंघन कर उन्हीं वनों में फिर से प्रवेश कर लिया। वहाँ से जलाने के लिए लकड़ियाँ, मवेशियों को चराने, और यानी कि जो कानून थे वो सब तोड़े, यानी कि जो आरक्षित वन थे उनमें घुसने लग गए। तो इन सभी घटनाओं, जो ये पूरे भारत में सभी घटनाएं हुई, इन घटनाओं से औपनिवेशिक सरकार चिंतित हो गई, भयभीत हो गई, और उन्होंने, वो बिल्कुल डरी हुई थी, तो वो इस कानून को कुचलने के लिए दमन का सहारा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे जगह हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930, यानी कि अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, पश्चिमोत्तर भारत जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है वहाँ के थे, इसीलिए उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। उनको अप्रैल 1930 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी गिरफ्तारी से जो भी उसाई भीड़ ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए, यानी कि बिना परवाह किए हुए जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो लोग सड़कों पर आ गए। फिर उससे अगले महीने यानी मई में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया तो सोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवन, रेलवे स्टेशन, अदालतों, इन सब पर हमला कर दिया। कहाँ पे? सोलापुर। भयभीत सरकार ने, अब सरकार और भी ज़्यादा भयभीत हो गई, तो उन्होंने और भी दमनात्मक रास्ता अपनाया। उन्होंने दमनात्मक रास्ता, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे उन पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों पर को मारा पीटा गया, यानी कि बहुत निर्दयता के साथ आंदोलन का दमन करने में जुट गई अंग्रेज सरकार। फिर एक बार फिर से महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन की तरह सविनय वेग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे क्या इफेक्ट हुए, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। फिर जब आंदोलन वापस लिया गया तो उसके बाद 5 मार्च 1931, ये डेट याद रखना, दिमाग में छाप लेना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में सम्मिलित होने के लिए सहमति दे दी। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजन किया गया था? भावी संविधान की चर्चा के लिए। तो 5 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उस समझौते में क्या था? पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और एक ऐसा शख्स था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो था भीमराव अंबेडकर। समझौते का जो मेन पॉइंट था वो था राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, यानी जो भी राजनीतिक कैदी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931, कहाँ पर? लंदन। गांधी जी ने भाग लिया, वार्ता विफल, यानी कोई परिणाम नहीं निकला।
इधर गांधी जी लंदन में थे, इधर अंग्रेज सरकार ने और भी ज़्यादा दमन चक्कर चालू कर दिया और गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। और यानी कि महात्मा गांधी को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। प्लस गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे, जबकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की शर्त थी और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार ने सभा, प्रदर्शन, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा यह दमन करना शुरू कर दिया। कहने मतलब उन्होंने पूरी तरह से दमन का सहारा लिया और उस समझौते की कोई भी बिंदु को उन्होंने नहीं निभाया। महात्मा गांधी निराश होकर वापस लौट आए। फिर से उन्होंने सविनय आंदोलन शुरू किया, लेकिन साल भर तक चला। बाद में 1934 में उसकी गति मंद पड़ गई। ये था सविनय आंदोलन। और अब कल देखेंगे कि इसके जो वापस लेने या फिर इसके आगे क्या परिणाम निकले, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। इसलिए नोट्स की चिंता ना करें, ट्यूशन की चिंता ना करें। मैं नोट्स भी अभी मतलब आज व्हाट्सएप ग्रुप पे सैंपल डालूँगा। क्या आपको अच्छे लगे या नहीं लगे वो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर सभी वीडियो फ्री अवेलेबल हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं। ओके, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। क्लास लंबी हो गई